स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि टर्म वन एग्जाम के लिए जो कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। तो 5 सेट आया हुआ है सभी सब्जेक्ट का। साइंस का 2 सेट अपलोड कर चुके हैं, ना देखे हो तो मॉडल पेपर क्लास 10 करके एक प्ले लिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। साइंस का 2 सेट अपलोड हुआ है। आज ये मैथ का पहला सेट देखेंगे, पूरा उसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद फिर सेकंड सेट देखेंगे। इस तरह से 5 सेट का एक करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझाते भी चलेंगे, ताकि इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है एक सेट में, तो इस टाइप का जो 40 क्वेश्चन होगा यहाँ पे, उस टाइप का और भी जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसा भी टाइप का क्वेश्चन आवे, एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, हर क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से बताएंगे, है ना, ताकि इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि 40 क्वेश्चन है बस उतना ही कर लेने से बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ये इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन, इसके जैसा जितना भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आपको बनाने आना चाहिए, है ना। तो उसी तरह से समझाएंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिखाते चल रहे हैं, क्वेश्चन वहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है 120 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो देखिए 120 का अभाज्य गुणनखंड है या किसी का भी अभाज्य गुणनखंड है, तो एक बार इसको समझ लीजिए। ऐसा समझाएंगे कि 120 रहे कि 240 रहे कि कुछ और रहे, आप इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा अभाज्य गुणनखंड निकालने का, तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 120 का अभाज्य गुणनखंड बोला है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, ऑप्शन को नहीं लिखते, ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा होगा। अभाज्य गुणनखंड करना है तो कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड करने का तरीका है इस तरह से, इसको लिख देते हैं यहाँ पे और इसको बस पहाड़ा पढ़ते जाते हैं किस में आएगा। तो ये 2 से कटेगा, लास्ट में 0 है तो 5 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, ठीक है। तो 2 से ही काट के देखते हैं, 2 छक 12, 2 0 0, 60 है, यानी सम संख्या लास्ट में रहे या 0 रहे लास्ट में तो 2 से वो कट जाता है। तो यहाँ पे भी 0 है तो 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 0 0, फिर से 0 है तो फिर से 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 1 जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 15, तो 2 5 10 हो जाएगा, तो 2 5 हो गया 10, ठीक है। 15 दूनी 30 होता है। अब 15 तो 2 का पहाड़ा में नहीं आएगा, किस में आएगा, 3 का पहाड़ा में आ जाएगा, 3 5 15, 5 किस में आएगा, तो 5 का 5। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब है कि इसमें जो गुणनखंड करेंगे, इसी को बोलते हैं गुणनखंड करना, फैक्टर निकालना। तो ये जो गुणनखंड करना है बाबू, इसमें ध्यान रखना है कि ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जिसका टेबल से हम इसको काट रहे हैं, जिसके पहाड़ा से काट रहे हैं, वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो ऐसा संख्या होनी चाहिए जो किसी और के पहाड़ा में ना आवे, बस अपना पहाड़ा में आवे और एक का पहाड़ा में आवे, उसके अलावा किसी और के पहाड़ा में नहीं आना चाहिए। वैसा संख्या से गुणनखंड करना है, ठीक है। नहीं तो इसको देखिए, ऐसा भी गुणनखंड कोई कर सकता, कहेगा ये 12 तो 6 का पहाड़ा में आवे करेगा, तो काहे 2 से करते रहे, 6 दूनी 12, 6 0 0, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों होगा, क्योंकि 6 से हम किए और 6 क्या है, भाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। हमको बोला है अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड, यानी गुणनखंड तो करेंगे लेकिन अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करना है, ठीक है। अभाज्य गुण संख्या रहना चाहिए, तो ये भाज्य आ गया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 6 आता है 2 का पहाड़ा में भी, 3 का पहाड़ा में भी। और यहाँ देखिए 2 आता है किसी दूसरे का पहाड़ा में नहीं आता है, खाली अपना पहाड़ा में 2 में आता है और 1 में आता है, ये सब 2 है। 3 भी नहीं आता है, 5 भी नहीं आता, इसलिए 3 5 2 ये सबसे करना है। 6 से नहीं कर सकते हैं, 4 से नहीं कर सकते, 8 से नहीं कर सकते हैं, 9 से भी नहीं कर सकते, 15 से भी डायरेक्ट नहीं कर सकते, 12 से नहीं कर सकते हैं, 10 से भी नहीं कर सकते, ठीक है। यानी जो दूसरे का पहाड़ा में आता है उससे गुणनखंड नहीं करना है, ठीक है। इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, क्लियर है। तो बस ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो इसको लिख देते हैं इसे गुना में, 2 गुना 2 गुना 2 और फिर 3 गुना 5, 3 गुना 5, तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, पहला ऑप्शन देख लीजिए, ए नंबर ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड निकालना हो, इस तरह से आप कर लीजिएगा, ठीक है।
तो जितना सेट है उसको अपलोड कर ही दे रहे हैं, धीरे धीरे कर देंगे। और अगर आप कहिएगा कि चैप्टर वाइज एक बार को बता दीजिए, पूरा चैप्टर वाइज जो टर्म 1 में जितना चैप्टर पढ़ना है उस सबको एक बार बढ़िया से समझा दीजिए चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज MCQ बता दीजिए, तो वो भी कर देंगे। अभी है समय, 1 महीना पूरा तो नहीं है लेकिन है, 15-20 दिन में हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, 6 चैप्टर तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो आप लोग कहिएगा तो चैप्टर वाइज भी करा देंगे, जैसा 9 क्लास में करा रहे हैं, ठीक है। 9 क्लास में चैप्टर वाइज भी साइंस और मैथ दोनों का MCQ प्रोवाइड कर दे रहे हैं। वैसे ही आप लोग कहिएगा 10 क्लास का, तो 10 क्लास का थोड़ा मेरे पास कम स्टूडेंट है, इसीलिए 10 क्लास में ज़्यादा ही नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग कहिएगा, थोड़ा वीडियो को शेयर करके स्टूडेंट जोड़ने का प्रयास करिएगा, ज़्यादा स्टूडेंट रहिएगा तो 10 क्लास का भी मैथ साइंस को समझा देंगे, है ना। 5-6 चैप्टर पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है, बढ़िया समझा देंगे। और जितना भी MCQ बन सकता है सबको आपको दे देंगे, ठीक है, सब करा देंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए, है ना, फर्स्ट टर्म एग्जाम। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में बोला है 306 तथा 657, 306 और 657 है। उसका बोला है महत्तम समापवर्तक, यानी मासा शॉर्ट में लिखते हैं, मासा दिया हुआ है बाबू, कितना है 9, ठीक है। तो इसका हमको लसा निकालना है, ठीक है। शॉर्ट में हम क्वेश्चन लिखते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो हमको नहीं वहाँ दिख रहा है, इसलिए हम नीचे मोबाइल से देख रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा लिख ले रहे हैं ताकि बनाने में हमको आसानी हो। तो इसका लासा दिया मासा दिया हुआ है, देखिए तो 306 और 657 का मासा दिया हुआ है। मासा किसको बोलते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो इसका हमको लघुत्तम समापवर्तक यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको LCM कहते हैं, LCM निकालना है, ठीक है। तो एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या फार्मूला होता है? LCM गुना HCF। LCM गुना HCF बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो ये जो सेट दिया हुआ ना बाबू, इस सेट का मतलब है कि जिस चैप्टर से जिस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा फाइनल एग्जाम में भी, ठीक है। तो जैसे इससे पहले गुणनखंड वाला देखे तो गुणनखंड ऐसा नहीं कि 120 था तो 120 का आवे, लेकिन गुणनखंड आएगा, हो सके 540 का आ जाए, 500 का आ जाए, किसी का भी, लेकिन गुणनखंड आएगा, ठीक है। तो गुणनखंड को समझना है, यहाँ पे जो टॉपिक जो आ रहा है उसको समझना है, सिर्फ क्वेश्चन को समझने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए डिटेल से इसको बोर्ड में बता दे रहे हैं, नहीं तो PDF में भी टिक लगा देते इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है ना, रटना थोड़ी है मैथ को, है ना, समझना है, ताकि यहाँ पे 306 और इसके जगह में कुछ और रहे तो भी बन जाए इस टाइप का क्वेश्चन, ऐसा समझना है, ठीक है। तो LCM गुना HCF होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब कौन दोनों संख्या? तो जिसका LCM है और जिसका HCF है, ठीक है। जिस संख्या का LCM और HCF निकालने के लिए दो संख्या चाहिए ना कम से कम, तो दो संख्याओं का LCM, यहाँ पे भी दो संख्या है, ठीक है, दो संख्याओं का LCM गुना HCF अगर कर देंगे, यानी दो संख्या दिया हुआ है, जैसे ये और ये दो संख्या दिया हुआ है, इसका HCF और LCM, HCF जितना आएगा LCM जितना आएगा, दोनों को गुना कर दीजिएगा ना, तो वो इन दोनों के गुना के बराबर रहेगा, दोनों संख्याओं गुणनफल, यानी ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो LCM देखिए हमको निकालना है, तो छोड़ देंगे LCM को, है। HCF दिया हुआ कितना 9, तो HCF की जगह 9 लिख देंगे, और दोनों संख्याओं को गुणनफल, यानी दो संख्या कौन कौन है? 306 गुना 657, बस। अब ये 9 गुना में है, उधर कर देंगे, कहा कि LCM हमको ना निकालना है, तो LCM खाली इधर रहना चाहिए, बाकी सब उधर। तो ये 9 इसको डिस्टर्ब कर रहा था, इधर हटाएंगे, बॉर्डर पार कर देंगे, तो बॉर्डर पार इधर 2 पहले से था, ये गुना में था, इन्हें आके हो गया भाग, काट दीजिए इसको। 9 9 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 28 29 30, 3 बचा, 3 जाके यहाँ 36 हो जाएगा, तो 9 चौके 36 कट गया, ये दोनों बच गया, गुना कर दीजिए, हो जाएगा आंसर, ठीक है। 657 को गुना कर देना है 34 से, 7 चौके 28, 2 बच गया, 5 चौके 20 और 2 22, 6 चौके 24 25 26, 7 या 21, 5 या 15 16 17, 6 18 19, तो ये हो गया 8 3 6 6 12 13 9 10 11 12 2, देखिए 2 2 3 3 8, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, B नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, HCF निकालना है 15 और 25 का। तीसरा नंबर देखिए 15 है और 25, 15 और 25 का बोला है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मौसा निकालना है बाबू, ठीक है, मौसा निकालना है। अब यहाँ पे तो कोई देखिए लिखने वाला बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है कि कौन सा नियम से बनाना है, उसको जरूरी है बोल देता ऐसा नियम से बनाओ वैसा नियम से बनाओ, बनाने वाला रहता तो, लेकिन यहाँ तक टिक लगाना है, मतलब आंसर से मतलब है, खाली है आंसर से मतलब कोनो तरीका से बनाइए, या विभाजन विधि से यानी भाग विधि से बनाइए, या LCM ये जो होता है गुणनखंड करके बनाइए, ठीक है, कोनो विधि से बना सकते हैं। तो ये HCF निकालना है, तो HCF निकालने का सबसे आसान विधि हमको लगता है भागे देना है। भाग दे दीजिए 15 को 25 से, 25 से 15 का 15 हो जाएगा, यहाँ 0 1 10 बच जाएगा, ये इधर होता है, ये 15 यहाँ आ जाएगा, तो 10 एका 10 5 बच गया, इधर 10 यहाँ, तो 5 दूनी 10, जहाँ ख़त्म हुआ जिससे ख़त्म हुआ 5 से ख़त्म हुआ तो HCF हो जाता है 5, कोई दिक्कत नहीं। HCF ऐसे निकाल लीजिएगा, भाग बस देना ऐसा लंबा वाला, और जिससे लास्ट में खत्म हो गया उसी को HCF कहते हैं, भाग देने आता ही होगा, है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। ये तो याद करने वाला चीज़ है, अद्वितीय होता है इसका आंसर होगा, ठीक है, अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और पांचवा नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद होगा जिनमें शून्यकों का योग √2 है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग देखिए दिया हुआ √2, शून्यकों को योग को हम शॉर्टकट में अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, √3 2 है, अल्फा प्लस बीटा है √2, शून्यकों का योग याद रखिएगा, ये कौन सा 2.4 का है शायद, है ना। और अल्फा गुना बीटा गुणनफल को अल्फा गुना बीटा लिखते हैं, ये दिया हुआ 1/3। तो इसका बहुपद कौन होगा ये बताना है, ठीक है, बहुपद कौन होगा आवश्यक में। तो इसका एक फॉर्मूला पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया -b/a, और ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ √2, तो बराबर कर देंगे √2, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, इसमें अल्फा गुना बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है, और ये c/a दिया हुआ 1/3। अब क्या करते हैं देखिए, a b और c तीनों यहाँ से निकाल देना है। तो यहाँ से a देखेंगे तो 3 है, और यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ a देखेंगे तो 1 है, तो एक जगह 3 दिख रहा है, एक जगह 1, तो हर को इसलिए बराबर कर देते हैं, ठीक है। हर को क्या करना है, बराबर कर देना है। क्यों बराबर करना है, क्योंकि दोनों में a है, यहाँ भी a यहाँ भी a, तो दोनों में सेम रहना चाहिए, a है दोनों में, यानी सेम चीज़ होना चाहिए। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, गड़बड़ है, तो इसीलिए इसको 3 बना देंगे। तो कैसे अंदाजित नहीं बनाएंगे, गुना करके बनाना होगा, तो नीचे 3 से गुना करें तो ऊपर भी गुना करना होगा 3 से, ठीक है। तो ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, और √2 गुना होगा तो 3√2, और ये हो गया 3 का 3, इधर b/a माइनस में है, ठीक। अब देखिए बराबर हो गया, a में 3 यहाँ भी वहाँ भी 3, ठीक। तो यहाँ से निकल जाएगा a 3, b हो जाएगा 3√3 है, 3√2 है, और माइनस में इसलिए -3√2। उसके बाद c क्या हो जाएगा, c देखिए c का सीध में 1 है, तो c हो गया 1। अब द्विघात बहुपद इसका लिखना है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है ax² + bx + c, ठीक है, ax² + bx + c। a में 3 है तो 3x² प्लस b है, देखिए b में माइनस में है 3√2 फिर x लगा हुआ है, प्लस c में 1 है, 1, ये रहा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। 3x² - 3√2x + 1। तो इस तरह से आप इस जो दो दिया हो रहेगा, अगर अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो रहे, तो इस तरीके से आप उसका बहुपद निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन में है ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है। इसका बोला है शून्य का अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तभी जस्ट बताएं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, ये ना होता है, अल्फा प्लस बीटा ने बोला है, हाँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और यही पूछता अल्फा बीटा क्या होता है, तो -c/a
सी बाई ए होता है, खाली सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बोला है तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर में तो सिंपल सा ये एक ग्राफ बनाया हुआ है, ये वाई डैश एक जाए, यहाँ पे एक ग्राफ कटा हुआ है, एक लाइन। ठीक है, इसमें पी एक्स का शून्यकों की संख्या, तो पी एक्स का शून्यकों का संख्या जो होता है बाबू, ये एक्स अक्ष में देखते हैं कि कई बार काटा है ये ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ एक्स अक्ष में तो टच हो नहीं करा है, ये तो वाई अक्ष में टच किया है। एक्स अक्ष में रहता तो गनते 1 2 3 कई जगह टच किया, तो इसमें एको जगह नहीं टच किया, इसलिए 0 हो जाता है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन ही तो आता ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। आठवां नंबर क्वेश्चन ये तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन पहुंच गए। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 है, और एक और समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो बोला है ना क्वेश्चन में यदि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है, तो क्या होगा ये बताना है। इस समीकरण को क्या कहते हैं ये बताना है। ठीक है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर है और c1 बाई c2 अलग है। ठीक है, ये बराबर नहीं, ये दो बराबर एगो बराबर नहीं है। तो जब दो बराबर हो तीसरा बराबर ना हो तो उस समीकरण को कैसा समीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन में अद्वितीय हल होगा, इसका अनेक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या दो हल होगा। तो एगो बराबर आया एगो बराबर नहीं आया, तो यहाँ पे एक आपको टेबल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2, ये पहला वाला ही बराबर ना हो तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद करता है ग्राफ उसका, और बीज कैसा उसका हल क्या होगा उसका, तो केवल एक हल होगा। ठीक है, अगर शुरू से बराबर नहीं रहे तो, ठीक है, कोई बराबर नहीं रहे तो एक हल होगा और प्रतिच्छेद करेगा, और अगर तीनों बराबर हो तो उसको समपाती रेखा कहते हैं, और अपरिमित रूप से इसमें अनेक हल होगा, और एगो बराबर नहीं तो उसमें समांतर रेखा और कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला टेबल को थोड़ा सा याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जैसे देखते हैं, इससे आगे वाला क्वेश्चन भी इसी तरह का होगा। हाँ, 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन। एक समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 0, फिर है 3x प्लस 4y प्लस 20 बराबर 0। जिसको बोला है निरूपित सरल रेखा, इसमें जो सरल रेखा होगा वो कैसा होगा, समपाती होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेद करेगा या लंबवत होगा, कैसा होगा वो बताना है। तो वही काम करना होगा, a1 बाई a2 पहले निकालना होगा, बराबर देखना होगा b1 बाई b2, फिर c1 बाई c2, है ना, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं बराबर है कि नहीं, अभी नहीं कह सकते हैं। a1 बाई a2 देखते हैं, a1 ये है, ये a2 होता है, तो 2/3, फिर b1 b2, b1 है 3 और b2 है 4, b1 -3 है, -3 4, तो ये देखिए बराबर नहीं आया, तो शुरू में बराबर नहीं आवे तो उसको क्या बोलते हैं, शुरू में बराबर ना आवे तो उसको कहते हैं प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, क्या बोलता है, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, अभी टेबल में देखे थे ना, शुरू में बराबर ना आवे तो उसको लिखते हैं ग्राफ जो है, उसका ग्राफ जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, ऑप्शन में देखिए प्रतिच्छेद जहाँ पे भी होगा उसको लगा दीजिएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है, प्रतिच्छेद करते बी ऑप्शन में है। ठीक है, देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन में है एक समीकरण दो ठो वैसे ही है, cy किधर है, cy नहीं, cx माइनस वाई बराबर 2 दिया हुआ और फिर 6x माइनस 2y बराबर 4 है। ये क्वेश्चन दो को समीकरण है, ये सब तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, समीकरण युग्म कहाँ गया, हाँ, c के किस मान के लिए, c का किस मान, c में कुछ मान रखना है, कितना मान रखे c में, ताकि इसका जो है अनंत हल हो, बोल रहा है अनंत हल हो।
ठीक है, अनंत हल हो। तो क्या बोले हैं, टेबल जो दिखाए थे उसको याद कीजिए, अनंत हल यानी अपरिमित रूप से अनेक हल। तो जब तीनों बराबर होता है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो तो उसका अनंत हल होता है। ठीक है, तो a1/a2 करेंगे तो जैसे c a1 हो जाएगा और a2 हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा बराबर b1/b2, b1 में -1 है, कुछ होने y में है तो 1 होगा, कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पे -2 है तो -1 और -2, तो ये तो माइनस माइनस कट गया, इधर CU में 2/4, तो ये 2 एका 2, 2 दूनी 4। तो देखिए यहाँ पे 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया, तो b1/b2 बराबर आया c1/c2 का। तो ये बराबर होगा किसका, इसका भी a1/a2 का, शुरू वाला का भी बराबर होगा, तब वो अपरिमित रूप से अनंत हल यानी अनंत हल होगा। ठीक है, तो ऐसा C में कौन सा वैल्यू रखे ताकि C जो है इसके बराबर ये वाला आ जाए, ये वाला टोटल ये दोनों के बराबर यानी 1/2 आ जाए इसमें। ठीक, तो यहाँ 6 है बाबू, तो C की जगह में 3 रखेंगे तो तब ना आएगा 1/2, 3 का 3, 3 दूनी 6 कटेगा तो 1/2 आएगा। तो C में क्या रखे 3, तो इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि C बराबर आ गया 3। ठीक है, ये तो शॉर्टकट तरीका हुआ। अगर इसकी थोड़ा कैलकुलेशन करके लाना हो तो क्या लिखेंगे, c/6, ये है c/6, a1/a2 c/6 है, और ये सब बराबर है, ये बराबर है तो बराबर किसी को भी ले लेते हैं, एक तो 1/2 ले लेंगे। ठीक है, 1/2। अब ये 6 भाग में है तो उधर चल जाएगा, कहे कि C का मान हमको निकालना है तो C को छोड़ेंगे, बाकी सबको हटाएंगे, बराबर से उधर बॉर्डर पार करेंगे। 6 भाग में है, इन्हें आके गुना हो गया, ये कटेगा 2 3 6, तो C आ गया 3। ठीक है, तो C 3 है, इससे भी समझ में आ रहा है कि यहाँ 3 रखेंगे तबे ही कटेगा, 3 का 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2 आएगा। कहे कि हमको 1/2 ये लाना है, कहा लाना है, कहे कि क्वेश्चन में हम कह दिया अनंत हल है, और अनंत हल तभी होता है जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 यानी तीनों का तीनों इक्वल आवे, तब अनंत हल होता है। ठीक है, और एगो कोनो बराबर ना आवे तो प्रतिच्छेद करता है, एक हल होता है अद्वितीय, और जिसमें एगो बराबर और बाकी बराबर नहीं, तो उसमें क्या लिखते हैं, कोई हल नहीं। ठीक है, उसमें कोई हल नहीं होता, एगो बराबर और एक ठो नहीं है तो टेबल जो दिखाए थे उसको याद रखिएगा, उस टेबल से बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा चैप्टर पूरा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन, फिर से समीकरण 11 नंबर में फिर से वही समीकरण, 2 समीकरण दिख रहा है, यानी ये भी तीसरा चैप्टर का ही क्वेश्चन है। 3x + 2y = 4, इसका हल है, क्या है इसका हल बताना है बाबू। हाँ, इसका हल कौन है उसको बताना है। ऑप्शन में देखिए x = 2 है, y = -1, x = 2, y = -2, x = 3, y = 0। इस तरह से x और y का वैल्यू दिया हुआ है। तो हल कहने का मतलब है, ये तो हल जो है 3 चैप्टर का है, 3.45 का। तो इसको हल करने का 2 तरीका है, एक होता है कि समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं और इसको विलोपन विधि से हल करते हैं, या प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, या वज्र गुणनखंड विधि से हल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो 3 तरीका है इस 2 समीकरण जब इस तरह का दिया हुआ रहे, तो तीसरा चैप्टर में पढ़े होंगे 3 तरह का तरीका है ना, 3 तरीका से आप इसका हल निकाल सकते, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते। लेकिन इससे हट के यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे तो हमको बनाने से मतलब है थोड़ी है, ऑप्शन से मतलब है, ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन से ही यहाँ पे काम कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन से काम हो जाएगा। देखिए x = 2 है, y = -1 है, पहला ऑप्शन को देखते हैं चेक करके। तो ऑप्शन से डायरेक्ट कैसे बनेगा, देखिए x और y में वैल्यू पुट कर देंगे, अगर 5 आ गया तो कहेंगे सही है। इसी तरह इसमें भी x y है, x y का वैल्यू दिया हुआ है, पुट करेंगे, देखेंगे इधर बराबर 4 है, यानी इसको सोल्व करने से 4 आया है तो सही है। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं, 2x - y = 5, इसमें रखते हैं 2x, x में देखिए 2 है तो 2 रख दिए, -y, y में क्या -1 रखना है तो -1 बराबर लाना है 5 बाबू, है ना। तो ये देखिए 2 दूनी 4 हो गया, माइनस +1, तो 4 और 1 का हो गया 5, आ गया 5 बराबर दोनों। तो पहला सही है, ये तो सही है, पहला समीकरण तो सही है। अब दूसरा समीकरण रख के देखते हैं, 3x
प्लस 2y बराबर 4। इसमें रख के देखिए x में 2 रखना है बाबू, x दिख रहा है यहाँ रख देंगे 2 प्लस 2, y में रखना है वहाँ -1 रख देंगे बराबर 4। अब इसको हल करिए, 3 दूनी 6 प्लस माइनस 2 का 2 बराबर 4 इधर है, 6 में 2 घटाएंगे 4 बच गया, ठीक है। तो 4 यहाँ भी आ गया, मतलब दोनों कंडीशन सही है, दोनों समीकरण में रख के देख लिए, दोनों का आंसर सही आया, मतलब पहला ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। एक और ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। एक और ऑप्शन देख लीजिए ताकि क्लियर समझ में आए। दूसरा ऑप्शन में है x बराबर 2 और y बराबर -2, ठीक है। तो रखिए, देखिए यहाँ रखते हैं, तो 2 और x के जगह में लिख देंगे 2, x में 2 है, फिर माइनस y में -2 है तो -2, इधर बराबर 5, ये 2 दूनी हो गया 4 माइनस प्लस 2 बराबर 5 लाना है, आ गया यहाँ पे देखिए 4 और 2 6 है, तो 6 और 5 तो बराबर नहीं है, गड़बड़ आ गया है। तो इस तरह से कोई बराबर रहेगा, और जो बराबर आ गया वो सही है, ठीक। उम्मीद है समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि नहीं हो याद रहे तो इस तरह से आप डायरेक्ट बना सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, बारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। आपको वहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं है वो क्या कहलाता है। तो जिसका कोई हल नहीं है वो असंगत कहलाता है, ठीक है। असंगत इसका आंसर होगा। ये सब याद करने वाला चीज़ है, याद रखिएगा। समीकरण युग्म 13 नंबर क्वेश्चन है, x + y बराबर 9 है और x - y बराबर 1 है, तो इसका हल क्या होगा। तो ऑप्शन में 2 2 2 - 1 5 4 इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन। तो अभी जो बताएं वही तरीका इसमें भी कर सकते हैं, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी को पुट करके यहाँ देखिए, अगर 9 आया तो सही है और 1 भी आ गया तो सही पूरा हो गया है। और दूसरा तरीका है कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणनखंड विधि, कोनो विधि से, ठीक है। तो एक विलोपन विधि आसान है, ये वाला आसानी से विलोपन से भी बन जाएगा कि सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए इसको विलोपन विधि से ही बना देते हैं, ठीक है। विलोपन विधि में क्या करते हैं, बस इसको माइनस कर देते हैं। समीकरण ये 1 है, ये 2 इसको है, माइनस कर देते हैं, यानी साइन बदल देते हैं। ये प्लस है तो माइनस लग जाएगा, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। ये वो बराबर रहना चाहिए, तो बराबर है इसलिए डायरेक्ट माइनस कर देना है, ठीक है। या इसको नहीं भी करके ना डायरेक्ट माइनस भी कर दीजिएगा तो भी एक ठो कटेगा, y और y कटेगा। मतलब विलोपन विधि का मेन ये रहता है कि ए को किसी को काट दो, x को या y को कट जाना चाहिए, ऐसा बनाना है, ठीक है। चाहे तो जोड़ के काटो या घटा के, है ना। इसलिए बराबर कर देते हैं x को या y को, बराबर ना रहे तो। अब इसमें तो बराबर है x y बराबर है, तो इसमें गुना करने की जरूरत नहीं तो गुना करके बराबर करते हैं, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो x एगो y जो है माइनस में, एगो प्लस में, तो कट जाएगा, अरे y x तो जुट जाएगा तो 2x हो जाएगा, और यहाँ जुटेगा तो 9 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो गया 10, ये 2 गुना में तो भाग में, तो 2 बचे 10, x का वैल्यू आ गया 5। अब ये x का वैल्यू कहीं पर भी रख दीजिए, समीकरण 1 या 2 किसी में भी। x में जैसे यहाँ 5 रख देते हैं तो y का निकल जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में है उधर जाकर -5, तो हो गया 4, ठीक है। तो x बराबर 5 और y बराबर 4, तो 5 और 4 ऑप्शन देखिए कौन सा में है, सी नंबर ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसको चेक भी कर लीजिए एक बार, 5 और 4, x में 5, इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में रहता है, मतलब शुरू वाला x रहता है, दूसरा वाला y। तो x में 5 और y में 4 रख के देखिए, x में 5 y में 4 जोड़े तो 5 और 4 9 आया सही। x में 5 y में 4, 5 में 4 घटाओगे तो घटाएंगे तो 1 आया सही, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्ट पुट करके भी देख लीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा, या विलोपन विधि या कोनो विधि से हल कर दीजिएगा, धीरे धीरे करने। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण ये तो छांटने वाला है बाबू, छांटिए। द्विघात समीकरण कौन है, जिसका घात 2 है। अच्छा, ये गड़बड़े है, बना के देखना होगा। हम सोची खाली देख कर पता नहीं, देख कर नहीं पता चलेगा। x - 3 बराबर x² - 7। द्विघात कौन है उसको बताना है, ठीक है। द्विघात समीकरण कौन है, देखिए x और x ये गुण ब्रैकेट में गुना होता है तो x² हो जाएगा, ये x फिर इससे भी गुना होगा तो 3x हो जाएगा, बराबर इधर x² - 7। तो x² प्लस में, इधर भी प्लस में, तो ये दोनों तरफ है एक एक कट जाएगा,
है, बराबर से इधर उधर आने से कट जाता है, तो कट गया, जीरो हो जाएगा, काहे कि प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, घट जाके जीरो हो जाएगा, है। तो एक्स स्क्वायर कट गया, तो द्विघात बहुपद नहीं है, काहे कि ये तो एक्स और 7 बच गया खाली, तो ये रैखिक समीकरण बन गया। द्विघात माने घात 2 रहना चाहिए, तो इसका घात कट गया, तो ये नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन ये रहा दूसरा ऑप्शन, इसका भी कट जाएगा। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है, एक्स स्क्वायर आएगा, और इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ का एक्स स्क्वायर उधर का एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये भी नहीं है, समझा ना। जैसे ए एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर होता है +2ab, ए बी करेंगे तो एक्स होगा, प्लस बी स्क्वायर, बी यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 बराबर इधर है एक्स स्क्वायर -5 है, तो एक्स स्क्वायर कट गया है, तो खत्म कहानी। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3, ये होगा काहे कि इसमें नहीं कटेगा, इधर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर +2ab + बी स्क्वायर बराबर इधर हो गया 2x - 3 दूनी 6, तो एक्स स्क्वायर इसमें है, कटने जैसा नहीं है, कहीं नहीं कटेगा, ये वाला कटेगा खाली 2x2 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है, इसलिए ये हो जाएगा द्विघात बहुपद है, सी ऑप्शन सही है। अच्छा डी ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा डी ऑप्शन में भी तो द्विघात बहुपद दिख रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत छपाया है, ठीक है, गलत है। क्या होगा यहाँ पे, स्क्वायर होगा, स्क्वायर छूटा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ वाला स्क्वायर से कट जाएगा, इसलिए ये भी द्विघात बहुपद नहीं है। अगर स्क्वायर रहे तो r स्क्वायर नहीं रहेगा, तो ये द्विघात बहुपद है, ठीक है, तो स्क्वायर होगा, छूट ही जाए यहाँ पे स्क्वायर, क्या कि एक वो आंसर सही है तो दो को तो सही नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, डी बड़ा 0 हो तो मूल क्या होगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, विविक्तर जिसको बोलते हैं विविधकर डी 0 से बड़ा हो, चौथा चैप्टर आ गया, ठीक है। डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac, मूल निकलता है, ठीक है, इससे तो डी अगर 0 से बड़ा आ जाए तो उसका दो अलग अलग मूल निकलता है, ठीक है, दो अलग अलग मूल निकलता है। और डी जो है बराबर आ जाए 0 का तो दो को बराबर मूल निकलता है, और डी जो है छोटा आ जाए 0 से तो कोई मूल नहीं, मूल का अस्तित्व ही नहीं है, मूल नहीं निकलता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ 0 से बड़ा दिखाया है, तो इसमें कहा होगा वास्तविक और भिन्न, पहला ऑप्शन सही होगा, यानी वास्तविक मूल होगा कोई, लेकिन भिन्न अलग अलग मूल होगा, ठीक है। 14.34 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, इसमें x² + x - 1 बराबर 0 के मूलों का प्रकृति बताना है। मूलों की प्रकृति यानी उसका मूल कैसा होगा, है, जैसे ये क्वेश्चन था 15 नंबर, वैसे ही एक मूल उसका कैसा होगा, तो पहले डी निकालना पड़ेगा। डी निकलेगा तब पता चलेगा उसका मूल्य बराबर होगा कि बराबर नहीं होगा कि जमे नहीं होगा, ठीक है। तो डी निकालते हैं, तो डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac, है, ये होता है a एक्स स्क्वायर के साथ वाला, ये होता है b यहाँ पे और ये c, ठीक है। तो b², b में देखिए एक्स में कोनो नहीं दिख रहा है, कोनो नहीं यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 होगा, तो 1 लिख देते डायरेक्ट, -4ac, ए में भी कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं है तो 1 है, और सी में -1 है तो -1, तो क्या हो जाएगा 1 - प्लस 4 आएगा 4, ठीक है, यही ना क्वेश्चन। हाँ तो क्या हो गया 4 और 5, तो डी आया 5, तो डी 5 माने का है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 0 से बड़ा है मतलब वास्तविक तथा असमान, है, 0 से बड़ा है मतलब असमान मूल होगा बाबू, ठीक है, वास्तविक एवं असमान, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला 17 नंबर है, x² + bx + c, x² + bx + c बराबर 0 है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि क्या होगा, डी दो वास्तविक भिन्न मूल बोला है, दो वास्तविक भिन्न मूल है ना, दो भिन्न वास्तविक मूल माने अलग अलग, तो 0 से बड़ा डी होगा तो अलग अलग होगा, है ना। सेम क्वेश्चन हुआ फिर से, तो डी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ ऑप्शन में डी नहीं है, क्या लिख दिया, डी का फॉर्मूला b² - 4ac, तो डी का बराबर हो गया, डी बराबर हो गया b² - 4ac, ये बड़ा होना चाहिए 0 से, तो पहला ऑप्शन, पहला नहीं, सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन भी इसी से है, x² - x + 3 का विविधतर क्या होगा, माने वही डी क्या होगा बोला है ना, डी, तो डी बराबर होता है b², तो b में देखिए क्या है, कुछ नहीं, -1 है, तो -1 का स्क्वायर, b² - 4ac है, 4ac, तो 4 a में कुछ नहीं, a में कुछ नहीं तो 1 है, और c में है 3, तो ac,
गुना होगा, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, माइनस 4 × 12 है, 4 × 12, 12 1 में 12 घटाएंगे तो -11 बचेगा। तो डी बराबर हो गया -11 आंसर, -11 डी ऑप्शन में है, देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर पर देख लीजिए, फिर इसी का क्वेश्चन है, x² - 4x + k = 0। बोला है मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान बोल रहा है, बराबर, बराबर कब होता है बाबू, जब b² - 4ac जो है बराबर आएगा 0 का, तब इसका वास्तविक मूल्य जो होता है वो इक्वल आता है 2 है, तो बराबर 0 कर देंगे डायरेक्ट, b² - 4ac जो है 0 के बराबर होगा। अब b² देखिए, b में ये वाला b होता है, ये वाला, तो b में -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4a, a में देखिए कुछ होने तो 1 रहता है, तो कुछ होने तो 1 लगा दिए, और c में देखिए k है तो लिख दिए k बराबर 0। देखिए 4 -4 का स्क्वायर हो गया +16, 4 × 4 = 16, और ये -4 का 4 और k, 4k बराबर 0। अब ये माइनस में 4k है, उधर जाकर हो गया +4k, k निकालना है बाबू, तो 4 को गुना में है तो इधर आके भाग हो जाएगा, k निकल जाएगा, 4 × 4 = 16, k कितना है 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, 4 ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, 4 आंसर। 20 नंबर देखिए, x² - 5x + 6 = 0, तो इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, अब मूल की प्रकृति रुक देना, डायरेक्ट मूल्य निकालना है। ठीक है, यानी पूरा इसको बनाना पड़ेगा, मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने का आप सबसे पहला है कि d निकाल लीजिए पहले, d बराबर b² - 4ac, इससे d निकालिए, तो b², b में -5 है तो -5 का स्क्वायर, -4, a में कुछ नहीं है 1 है, c में 6 है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, -6 × 4 = 24, 25 में -1 करेंगे तो d आ गया 1। ठीक है, अब इसका मूल जब निकालना रहता है तो मूल बराबर फार्मूला था -b ± √100d/2 है, ये फार्मूला होता है मूल निकालने का। ठीक है, तो -b में देखिए -5 है, तो माइनस +5 हो जाएगा, होगा ना, फार्मूला में माइनस, क्वेश्चन में माइनस, तो माइनस +5 हो गया। फिर प्लस माइनस दोनों साइन यहाँ लगता है, √100d का वैल्यू है 1/2 है, 2a में कुछ नहीं है तो 1 है तो 1, तो ये प्लस को तो लिखना जरूरी नहीं है, 5 लिख देते हैं, प्लस माइनस रूट हटाएंगे 1 का, तो 1 का 1 होता है, यानी 1 आएगा, नीचे 2 का 2। अब प्लस माइनस है, माने एक बार जोड़ना है बाबू /2, और एक बार घटाओ /2, नीचे तो 2 है, ऊपर एक बार जोड़ना एक बार घटाना, 5 और 1 6/2 हो जाएगा, और 5 और 1 घटाएंगे तो 4/2, काटेंगे यहाँ से तो 2 और यहाँ से 3, तो कितना निकला 3 और 2, तो 3 और 2 हो गया आंसर। ठीक है, 3 और 2 या 2 और 3 लिखल होगा, 2 3 लिखा हुआ है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एपी में है, 21 नंबर, 5वां चैप्टर पहुंच गए, एपी वाला। ठीक है, 2 एपी में कब बोलते हैं, जब बराबर बढ़ रहा है, जैसे 2 4 6 8, 2 बढ़ रहा है, या 2 घट रहा है, या 3 बढ़ रहा है, 3 घट रहा है, तो सेम आवे, यानी डी जिसको बोलते हैं सार्वंतर बराबर आवे तो कहेंगे एपी में है, और अलग अलग सब जगह आएगा तो नहीं है एपी में। ठीक है, तो ऐसा देखिए ना, वो देखिए ध्यान से, 1 3 5 7 बी ऑप्शन दिख रहा है, 1 3 5 7, यानी 2 बढ़ रहा है, तो ये एपी में है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बनाते नहीं रहिएगा, देख के आंसर बता देना है। 10वां पद बोला है एपी का, 2 7 12 का 10वां पद निकालिए, 10वां पद निकालना है। ठीक है, 10वां पद मतलब क्या होता है, 10वां पद रहे तो एनवां पद का an फार्मूला होता है, और an का फार्मूला होता है a + n - 1 × d। ठीक है, तो 10वां निकालना है तो n की जगह में 10 लगा लेंगे, है 10 नंबर तक का निकालना है, तो a10 बराबर a किसको बोलते हैं, इसको शुरू वाला को, तो ये हो गया 2 + n है 10 दिया, तो 10 - 1, और d किसको बोलते हैं, दूसरा को पहले से घटाएंगे तो जो आएगा उसको d बोलते हैं, यानी 7 - 2 = 5, तो 5 d में लिख देंगे। ठीक है, तो ये 10वां कितना हो जाएगा बाबू, 2 + 10 में 1 घटाएंगे 9, और 9 को गुना करेंगे 5 से, क्या ब्रैकेट में गुना होता है, 9 × 5 = 45, 45 और 2 हो गया 47। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए हटाते हैं, फटाफट देखते चलिए। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है, 2 अंक वाला कै गो संख्या 3 से विभाजित है, तो 3 × 4 = 12 से स्टार्ट होगा है, 12 15 उसके बाद 18 होगा, इस तरह से जाते जाते 2 अंक का लास्ट कितनी संख्या होगा, 99 होगा, 99, 3 का पहाड़ में आएगा 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 99, 3 का पहाड़ में ये सब आता है।
अभी कै ठो है वो बताना है। कै ठो है, इसको कैसे गिनेगा, ऐसे 12 15 18 21 24 27 ऐसे करके गिन सकते हैं, लेकिन बहुत देर लग जाएगा वैसे गिनने से। तो क्या करेंगे, इसमें नंबर कै ठो यानी नंबर निकालना है, एन निकालना है, ठीक है। तो वही ए एन का फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन किसको इस हम मान लेते हैं, लास्ट वाला को 99, यानी 99 कैवा नंबर में आया है, तो पता चल जाएगा कै ठो है, काहे कि 99 लास्ट में है, और लास्ट वाला को निकाल देंगे कि कै नंबर में आ रहा है, तो पता चल जाएगा कि इसमें टोटल कै गो पद है, ठीक है, यानी कै गो ऐसा वाला संख्या रहता है। तो 99 हो गया एन बराबर ए है 12 प्लस एन माइनस 1, तो एन तो पता ही नहीं, तो छोड़िए। डी क्या है, घटाएंगे, तो 15 में 12 घटाएंगे 3। अब ये 12 प्लस में है, इधर आवेगा 99 तरफ माइनस हो जाएगा, बराबर इधर हो गया एन माइनस 1 3। 12 घटाएंगे, 9 में 2 7 हो गया, 9 में 1 8 हो गया, 3 गुना में है भाग में आ गया, एन माइनस 1 हो गया, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 2 गया है, 3 9 27 29 हो गया, माइनस में है प्लस हो गया इधर। तो एन बराबर कितना आ गया बाबू, 30 है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 24 नंबर, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग बोला 0 से 50 तक, तो 0 से 50 तक विषम संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब विषम संख्या है, 49 तक होगा। अब इसका योग बोला है बाबू, है योग माने फॉर्मूला क्या होता है, योग का एस एन याद रखिएगा, एस एन बोलते हैं योग को, और एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें बैठा देना है, ठीक है। तो एन का काट है, एन का होगा, कहाँ निकाल कहाँ गया, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, हाँ योग निकालना है, यानी एस एन निकालना है, तो एन पता होना चाहिए। तो एन का होगा, तो 1 से 50 तक में कई विषम संख्या होगा, 25 को होगा, आधा विषम आधा सम होगा ना, क्या कि एगो सम एगो विषम एगो सम एगो विषम ऐसा होता है, तो आधा विषम आधा सम होगा 50 तक में, यानी 25 को विषम होगा। तो 25 हो गया नंबर बटा 2 है बराबर 2 ए में देखिए कहता है 1 है, तो 2 गुना ए प्लस एन में अभी देखिए 25, तो 25 रखेंगे माइनस 1, डी मैंने घटाएंगे, तो घटाएंगे 3 में 1 तो 2, ठीक, या एन पहले निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ 25 अगर नहीं पता चलता कि नहीं कट है 25 को है कि नहीं, तो एन पहले निकालना होता ए एन वाला फार्मूला से, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो ए एन देखिए इसको मानते 49 है बराबर ए है 1 प्लस एन नहीं पता तो छोड़ दीजिए, और डी कितना है तो घटाएंगे 2, तो 1 इधर आकर हो जाएगा घट के 48, और 2 गुना में तो भाग हो जाएगा, बच जाएगा इधर एन माइनस 1, तो 2 दूनी 4 2 चौका 24 हुआ, और 1 माइनस में इधर आके प्लस, तो 24 सारे प्लस 25 है, 25 आया ना, तो वही 25 लिख देना। तो खैर यहाँ पे तो पूरा सॉल्यूशन नहीं बनाना, नहीं तो 6 नंबर का क्वेश्चन आता था ऐसा वाला, तो इसको पूरा यू वाला पहले बना के तब इसला बनाना है। अब यहाँ तो हमको टिक लगाना है, इसलिए डायरेक्ट बता दिए कि एन 25 होगा, है आगे 50 हुआ है तो आधा सम आधा भी सम होता है, तो 25 को होगा, ऐसा करके आप निकाल सकते हैं, है ना। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 25/2 यहाँ गुना करेंगे 2 1 2 प्लस 25 में 1 घटाएंगे 24, और ये 2 गुना में 24 दूनी 48, ठीक है। हाँ 25/2, 24 और 2 दिख रहा है, तो 48 और 2 49 50, तो कटेगा तो 25 दूनी 50, 25 बच गया, तो 25 से 625, तो उसका योग जो है जोड़ जो है 625 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 नंबर है, सभी विरीत होते हैं, तो सभी विरीत समरूप होते हैं, ठीक है, समरूप आंसर उसका लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन बनाने वाला है। 26 नंबर में देखिए इस तरह का एक त्रिभुज है, इस तरह का, यहाँ से एक और है, ए बी सी डी ई, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं डी ई और बी सी, डी ई आ गया, डी ई और बी सी ये पैरेलल है, तो बी डी दिया हुआ है, डी बी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और ए ई दिया हुआ है, यानी ये वाला 1.5 सेंटीमीटर, ई सी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो हमको बोला ए डी का मान याद करें, ए डी, तो ऐसा वाला जब भी रहती है अनुपात दोनों तरफ का अनुपात सेम होता है, ए डी बटा बी डी, ये बराबर होता है ए ई बटा ई सी का,
ठीक है, दोनों तरफ का अनुपात बराबर होता है, इधर का अनुपात इधर का। तो चलिए AD नहीं दिया हुआ तो छोड़ देंगे AD को, BD दिया हुआ BD 2 बराबर AE दिया हुआ 1.5 और EC दिया हुआ है 3, तो 1.5 दूनी 3 निकट जाएगा है। तो AD निकालना है तो AD हो गया बराबर इधर 1/2 और ये 2 गुना में तो इधर आकर भाग में तो उधर गुना हो जाएगा, तो 1 2 2 कट गया तो AD बराबर आ गया 1। ठीक है, तो ये 1 होगा आंसर। यदि दो त्रिभुज संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है? दो त्रिभुज का संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होता है। तो समरूप होता है तो उसको कौन सा कसौटी लिखते हैं? तीनों एंगल बराबर, तो एंगल से वो समरूप होगा। ठीक है, तो एंगल आंसर होगा सी ऑप्शन 28 नंबर में। इस तरह का है दो त्रिभुज है। ठीक है, ऐसे रफली बना दे रहे हैं। ABC है, ये PQR, यहाँ पे दिया हुआ है 60 80 और ये 40, यहाँ 60 80 40। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही है बोला है? पहला ऑप्शन है ABC QPR समरूप है, ABC और QPR। तो ABC QPR PQR ये। ठीक है, तो पहले इसको समरूप ऑप्शन देख नहीं, इसको देखिए पहले कि समरूप कैसा, कौन समरूप है उसको यहाँ से लिखिए, उसके बाद ऑप्शन से मिला देंगे। ठीक है, तो समरूप इसमें देखना है एंगल, जैसे ABC से अगर नाम लिखेंगे इसका ABC, तो A में देखिए 60 है तो 60 लिखे पहले, तब 80 वाला का नाम लिखे, तब C 40 वाला का नाम लिखे। तो वैसा ही इसमें भी करना होगा, पहले 60 तब 80 तब 40 वाला का नाम, तो 60 वाला का नाम P, अगर 80 वाला का Q, तब 40 वाला का R। तो ये समरूप है बाबू, बाकी कोनो समरूप नहीं। ठीक है, आगे दो समरूप त्रिभुजों का संगत भुजा का अनुपात 4:9 है। 4:9 है बोल रहा हूँ 29 नंबर में। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो दो समरूप त्रिभुज का जो समरूप त्रिभुज अगर है तो उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इधर चलिए, हाँ, संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ बाबू, संगत भुजा का अनुपात 4:9 है। तो संगत भुजा का जो अनुपात है उसका वर्ग के अनुपात होता है। क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल का होता है संगत भुजा के वर्ग के अनुपात होता है, भुजा के वर्ग का अनुपात होता है। ठीक है, तो भुजा का अनुपात दिया हो तो वर्ग कर देना, इसको 4 चौके 16 हो जाएगा, 9 का 9 9 है 81, तो 16/81 यानी 16 अनुपात 81 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ, तीसरे नंबर देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का भुजा 2A है, उसके शीर्ष से लंब क्या होगा? 2A है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज माने क्या होता है? तीनों भुजा जिसका बराबर है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज का भुजा 2A है, 2A ये भी होगा है। इसका शीर्ष लंब, जैसे शीर्ष से एगो लंब खींचेंगे शीर्ष लंब, तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगा? माने इसका लंबाई बताना है। तो देखिए क्या होगा, इसका लंबाई बताना है बाबू। तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से एक तक देखिए इधर ये वाला एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा पता होता है, 2 गो भुजा दिया हुआ है तो तीसरा भुजा पता होता है पाइथागोरस से। ठीक है, तो ये 2A है टोटल, तो ये आधा में क्या होगा? इधर A होगा, इधर A होगा, क्या कि ये शीर्ष लंब बीच में होगा, है बीच में होता है। तो A दोनों तरफ बढ़ जाएगा, यानी ये भुजा A है, ये 2A है, और ये लंब हमको निकालना है। तो पाइथागोरस से जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस बताया है ये फॉर्मूला को। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण में 2A है तो 2A का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब तो नहीं होता, ये लंब है ना, तो लंब तो हमको निकालना है, तो लंब का स्क्वायर को रहने दीजिए, प्लस आधार है A स्क्वायर, तो A स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2A स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 A स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में इधर का माइनस होगा। लंब हमको निकालना है लंब इसको निकालना है, लंब हमको निकालना है, तो लंब का स्क्वायर रहने दो। ठीक है, अब देखिए A स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो A स्क्वायर बराबर होगा 4 - 1 है। तो 4 - 1 करेंगे तो 3A स्क्वायर इधर है,
है, और ये स्क्वायर जो है इधर आकर रूट हो जाता है, तो लंब बराबर का हो जाएगा रूट, और ई स्क्वायर तो यहाँ से कट जाएगा, लेकिन वो √3 से तो नहीं कटेगा, तो √3a हो जाएगा, है ना। इसमें तो रूट रहबे करेगा, स्क्वायर ए वाला स्क्वायर रूट कट गया, तो ए बाहर √3 अंदर। तो पहला ऑप्शन दिख रहा है। चलिए 31 नंबर, ए बी दिया हुआ है 6√3, ए सी दिया हुआ है 12, बी सी दिया हुआ है 6, तो एंगल बी निकालना है, बी सी 6 तो एंगल बी निकालना है। चलिए ये उठ फटांग लगेगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। भुजा देखिए, तीनों भुजा दिया हुआ है और एंगल पूछ दिया है, तो गड़बड़ है। 3 को भुजा देके कहाँ पूछ दिया, एंगल, आप कैसे पता चलेगा, तब पाइथागोरस से पता चलेगा, ठीक है। 3 को भुजा है ना बाबू, ए बी है, बी ए सी है और बी सी है, तो ये 3 को भुजा से एंगल पूछ दिया है, माने कहीं ना कहीं ये समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि समकोण है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए वैसे ही करके देखते हैं। किसी एक का स्क्वायर करने से 2 को स्क्वायर के जोड़ के बराबर होना चाहिए, तो किसी एक का स्क्वायर यानी बड़ा का स्क्वायर करना होगा इधर, तो ए सी स्क्वायर करेंगे, तो ये बड़ा है इसीलिए पहले इसको लिखेंगे, तो ये आना चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ए सी ये बड़ा है, 12 का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर यानी 6√3 का स्क्वायर प्लस बी सी यानी 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और √3 का स्क्वायर 3, 36 दिया कितना, 36 दिया 6 दिया 18, 3 दिया 9 और 1 10, 108 जोड़ 6 6 36, देखिए तो बराबर आ रहा है, 6 और 8 14, 3 और 1 4, 144 बराबर आ गया। मतलब क्या है, ये वाला सेट कर गया। ये वाला क्या है, पाइथागोरस फार्मूला है, किसके लिए लगता है, 90 डिग्री के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर की है, यानी ए सी इधर होगा, ए और सी होगा, ये कर्ण लिखे ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये कर्ण है ए सी, तो ए सी कर्ण बना दिए। बाकी बच गया क्या, ये बी है, ए सी और एक बी, ए बी सी तब ना हुआ, तो एंगल बी पूछा, तो ये बी कितना है बाबू, 90 डिग्री है, तो बी 90 डिग्री हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी तो 40 क्वेश्चन पूरा चैप्टर का एक ही वीडियो में बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट कर दे रहे हैं। चैप्टर वाइज बताएंगे, उसमें और डिटेल से बताएंगे, है ना। 32 नंबर देखिए, विरीत की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो अपरिमित रूप से अनेक यानी अनंत होता है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन होगा। विरीत के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से विरीत पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो विरीत का त्रिज्या क्या होगा। अरे बाप रे, क्या बोला है, विरीत का केंद्र, एक विरीत है इस तरह से, विरीत का केंद्र, विरीत का केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर पर किसी विरीत पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान चलिए ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, इस तरह का होगा यह स्पर्श रेखा, और ये दूरी ये वाला दिया हुआ है, तो देखिए कन्हैया केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी, तो ये दूरी को ले लेंगे, ये हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। पर विरीत पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, और केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये केंद्र से दूरी कौन क्वेश्चन में है, 13 सेंटीमीटर दूर पर इसकी किसी विरीत की खींची गई स्पर्श रेखा 12 सेंटीमीटर है, तो विरीत का त्रिज्या, चलिए इतना ही सा दिया हुआ, ये 12 सेंटीमीटर और ये, तो ये विरीत का त्रिज्या ये वाला हमको निकालना है, तो ये फिर से क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बाबू, तो वही समकोण त्रिभुज है, तो वही पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और इसका एक शॉर्टकट तरीका है कि ये कर्ण वाला यानी तिरछा वाला लाइन को कर्ण कहते हैं, तो तिरछा वाला लाइन निकालना हो तो दियो छोटका को, कहे कि तिरछा है तो सबसे बड़ा होगा, तो इसके अनुसार दोनों छोटा है, तो ये दोनों छोटका को जोड़ देंगे स्क्वायर करके, ठीक है। बड़का निकालना हो तो दोनों छोटका को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, और दोनों में से कोई एक छोटका को निकालना हो तो ये बड़का का स्क्वायर करके छोटका से घटा देंगे, या इधर दिया हो रहा था तो ये बड़का का स्क्वायर करके ये वाला छोटका से घटा देते तो ये आता, ठीक है। तो यहाँ छोटका निकालना है, सबसे बड़का का स्क्वायर करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे सब ये छोटका को, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 3 3 3 दूनी 6 हाँ 169, माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटाइए तो 5 4 9 2 25 आया है, और स्क्वायर वाला इधर रूट आ जाता है, तो 25 का रूट 5 हो गया, कि 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्टकट ट्रिक याद रहेगा, शॉर्टकट ट्रिक। बड़का का स्क्वायर निकालना हो तो दोनों छोटका का जोड़, छोटका का निकालना हो तो बड़का माइनस छोटका है और रूट लगा देना उसमें।
अगला प्रश्न 34 नंबर, फिर से वही क्वेश्चन है 34 नंबर वैसे ही। एक वृत्त है, उसका केंद्र से बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई दी हुई है 24 सेंटीमीटर, दी स्पर्श रेखा है 24 सेंटीमीटर है, तथा Q से केंद्र की दूरी 25 है। Q से केंद्र यानी ये वाला दूरी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त का त्रिज्या क्या हुआ, यानी फिर से वही वृत्त का त्रिज्या, तो फिर वही हो गया। ये तिरछा वाला दिया है, आधार दिया है, ये छोटका निकालना है। तो छोटका बराबर बड़का का स्क्वायर माइनस छोटका स्क्वायर, तो बड़का मैंने 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। स्क्वायर करें, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576, और इसमें रूट रहेगा, ठीक है, रूट। तो घटाइए, 15 में 6 9, 915, 1 बच गया, 11 में 7 4, 5 में 5 0, 49। तो 49 का रूट तोड़ेंगे तो 7 7 49, 7 सेंटीमीटर। तो 7 ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है, 7 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए 6 क्वेश्चन फटाफट और देखिए फटाफट। 35 नंबर, 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 3 और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटी वृत्त को स्पर्श करता है। बाबा, सकेंद्रीय वृत्त यानी एक ही केंद्र से एगो वृत्त और एगो और वृत्त है, वृत्त जैसा दिख रहा है ना, अंडा जैसा दिख रहा है, दुगुविरीत है बाब, है ना, दुगुविरीत है, एक ही केंद्र से, ये केंद्र मान के चलिए है, एक ही केंद्र से दुगुविरीत है। तो इसमें कहाँ बोला है, कहाँ गया, दो, हाँ, एगो का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका त्रिज्या 3 है, और ई बड़का इसका है 5, ठीक है, ई बड़का का 5 है और इसका 3 है, 3 है 5 है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। ये जीवा का लंबाई बताना जो छोटा वृत्त को स्पर्श करता है, ये इसको जीवा बोलते हैं, ये इसका लंबाई बताना है। कैसे निकले हो, कैसे निकलेगा, निकल जाएगा। देखिए एक लाइन खींच देंगे 90 डिग्री, और ये तो पता है ये त्रिज्या है, तो ये 3 है, और ये जो लाइन इधर की है इसको इधर कर देते हैं, ये वाला, ठीक है ना। और ये 5 दिया हुआ है इसका त्रिज्या, यानी ये भी तो इसका त्रिज्या, बड़का का त्रिज्या है ये, तो ये वाला होगा 5, ठीक है। तो ये आधार निकलेगा। उसी तरह एक त्रिभुज इधर बना देंगे तो इधर का ये आधार निकल जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल निकल गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए तिरछा वाला लाइन दिया हुआ है, एक छोटका दिया हुआ है, ये आधार निकालना है। तो बड़का में छोटका माइनस कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट 100 होगा। 5 है 25 माइनस 3 दिया 9, 25 में 9 घटावेंगे 16 बचेगा, तो 16 यानी स्क्वायर हटाएंगे तो 4, तो ये आ गया 4। तो इधर 4, तो इधर तो 4 होगा, कहा है कि ये वाला तो इतना ना है 5 है, 5 के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर फिर करेंगे तो वही 4, तो 4 और 4 टोटल कितना हो गया 8, पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 हो जाएगा, इधर 4 इधर 4, यहाँ तक 4 आया, यहाँ तक 4, तो टोटल हो गया 8 आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा अजीब लगा था, लेकिन कोनो अजीब नहीं है, थोड़ा सा। 36 नंबर क्वेश्चन है, थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है बाबू पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है, याद रखिएगा। फार्मूला पूछा खाली, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। और 37 नंबर में है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते थे। सबसे बड़का वृत्त का जीवा को तो व्यास कहते, ये तो पते है, वृत्त का सबसे बड़का जीवा व्यास। और त्रिज्या खंड का होता है वृत्त का ऐसा, ये वाला खंड, ये वाला खंड को त्रिज्या खंड कहते हैं, ठीक है। और वृत्त का ये वाला खंड जो रहता है उसको वृत्त खंड कहते हैं। 38 नंबर, आर त्रिज्या वाले उस चाप की लंबाई क्या हुई थी। चाप की लंबाई का एक फार्मूला होता है 38 में, चाप का लंबाई, चाप की लंबाई बराबर फार्मूला होता है, फार्मूला लिखना है 2 पाई आर थीटा बटा 360, ठीक है। 2 पाई आर थीटा बटा 360 होता है, 2 पाई आर थीटा बटा 360, सी ऑप्शन सही है ना। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है अगर केंद्र पर 60 डिग्री अंतरित करता है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देख लीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। टोटल चीज़ दिया हुआ है, पाई का मान होता है 22/7, आर दिया हुआ है त्रिज्या 6, तो स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे, और थीटा दिया हुआ है लास्ट में 60 डिग्री बटा होता है 360। देखिए 0 0 कटेगा, 6 6 36 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, और क्या कटेगा, कोई नहीं कटेगा,
6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132/7। तो 132/7 है आंसर। ऑप्शन देखिए पहला ऑप्शन है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन एकदम गंगा नहा जाएंगे उसके बाद। 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहीं पे। 40 नंबर क्वेश्चन में एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चरेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका वाला है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसमें चतुर्भुजाकार है ये मैदान, उसमें घोड़ा को यहाँ पे बांध दिया है, तो ये चरेगा इतने भाग को यहाँ से यहाँ। लेकिन यहाँ पर चतुर्भुजाकार मैदान नहीं बोला है, या खाली बोला घोड़ा बांधल है। तो घोड़ा बांधल है मैंने गोल गोल यहाँ बांधल है, तो यहाँ रस्सी में बांधल है, तो चारों तरफ न चरेगा एकदम गोल पूरा। तो गोल चरेगा मैंने क्या बन गया, जैसे यहाँ खूटी है, इतना बड़का रस्सी है, इतना बड़का रस्सी है, तो चारों तरफ ऐसा घूम के ना चरेगा, ऐसा गोल पूरा है। तो ये गोल बन गया यानी वृत्त। और ये वाला रस्सी को क्या बोलेंगे, ये बंधल है, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। कितना दिया है, कितना 7 मीटर। तो कितना चरेगा, तो इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो क्या है, वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर 7 गुना 7, 7 7 काटा 22 × 154 है, 22 × 154। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, वही ऑप्शन से लास्ट ऑप्शन। ठीक, तो उम्मीद है समझ में आएगा। 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक वीडियो में देने का प्रयास किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसका मॉडल पेपर लेकर, मॉडल सेट सेकंड सेट जो है उसको लेकर के। और चैप्टर वाइज अगर पढ़ना हुआ आपको, कहा कि ये तो पूरा 40 क्वेश्चन को देखना है, पूरा चैप्टर मिक्स है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा फास्ट कहीं कहीं पे पार हुए, ताकि एक वीडियो में सारा क्वेश्चन को हल कर सके। तो चैप्टर वाइज पढ़ना है तो और डिटेल से अगर चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करिएगा, जितना ज़्यादा कमेंट करिएगा, बहुत ज़्यादा कमेंट करिएगा तो शुरू कर देंगे, जैसे 9 क्लास का शुरू कर दिए हैं। ठीक है, और फिर वैल्यू कमेंट में नहीं बढ़िया सा आएगा तो फिर वही मॉडल वोडल दे के खुश रहिए। इतने में है ना, मॉडल वोडल दे देंगे, बस उतने में खुश रहना पड़ेगा। मॉडल ही सिर्फ देंगे, और अगर चैप्टर वाइज पढ़ना है तो कमेंट करना पड़ेगा और वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसका मॉडल लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।